नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दुनिया में जारी आर्थिक संकट, बढ़ते आतंकवाद सहित अनेक मौजूदा चुनौतियों का हल निकालने के लिए G20 समूह के नेताओं का चीन में माथापच्ची जारी है। बीता हफ्ता पूरी दुनिया के लिए मिला जुला रहा। ब्राजील में जहां ड्यूमा यूसेफ को महाभियोग के चलते पद से हटा दिया गया, तो वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जनता का दिल जीतने के लिए नया ट्रंप कार्ड चला। पाकिस्तान में मुहाजिरों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि अफगानिस्तान में हर साल हजारों बच्चे भूख से मर जाते हैं। कुछ अन्य अहम खबरें भी हम आपको दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे आपको अफ्रीकी संस्कृति की एक अनोखी झलक से। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। चीन के हांगझोउ शहर में दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक ताकतों का सम्मेलन, आर्थिक समस्याओं से उबरने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए विचार विमर्श। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को क्षमा नहीं करने का जताया संकल्प। मैक्सिको सीमा पर दीवार खड़ी करने की दोहराई प्रतिबद्धता। ब्राजील की सीनेट ने राष्ट्रपति ड्यूमा यूसुफ को महाभियोग के जरिए हटाया। यूसुफ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, टेमर बने राष्ट्रपति। वहीं वेनेजुएला में भी राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ तेज प्रदर्शन। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भारत रत्न मदर टेरेसा को दी संत की उपाधि। कुष्ठ रोगियों, गरीबों और अनाथों की सेवा और दैवीय चमत्कार से बनी संत। और सबसे पहले शुरुआत एशिया से, जहां चीन में 20 बड़ी आर्थिक ताकतें वैश्विक चुनौतियों से निपटने का हल तलाश रही हैं। दुनिया भर में आर्थिक संकट, आतंकवाद सहित कई वर्तमान चुनौतियों का हल निकालने के लिए G20 समूह के नेताओं का चीन में माथापच्ची जारी है। सम्मेलन में स्थिर विकास के साथ ही साथ दूसरी वैश्विक चुनौतियों का हल तलाशने की कोशिशें जारी हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन में यूरोप में ब्रेक्जिट के बाद उपजे हालात के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक ताकतें मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए चीन के शहर हांगझू में इकट्ठा हुई। शिखर बैठक के अध्यक्ष और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 11वें जी सम्मेलन की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने सदस्य देशों से आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी को समझने और चुनौतियों के समाधान के लिए आगे आने की अपील की। जिनपिंग ने विश्व के शासन और आर्थिक विकास में G20 देशों की भूमिका पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा मकसद आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है और आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाना है। 2 दिवसीय सम्मेलन में सुस्त पड़ी विकास दर, आतंकवाद, शरणार्थी समस्या जैसे कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 या ग्रुप ऑफ 20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स वाले एक संगठन की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई। इसे ही G20 कहा गया, जिसका मकसद वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों को एक ही मंच पर लाकर उस पर चर्चा करना था। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे सदस्य शामिल हैं। G20 की कोई स्थायी सीट नहीं है और इसके सदस्यों के बीच अध्यक्षता का आदान प्रदान होता रहता है। हर वर्ष इसका चयन क्षेत्रीय संगठनों की ओर से किया जाता है। G20 के सदस्य दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन के हांगझोउ शहर में ब्रिक्स नेताओं की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्रिक्स एक प्रभावशाली आवाज के रूप में उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौते पर अमेरिका और चीन ने मोहर लगा दी है। कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका और चीन की हिस्सेदारी करीब 40% है। पेरिस समझौता कानून का शक्ल तब ले सकता है जब दुनिया में 55% कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश औपचारिक रूप से इसमें शामिल हो जाएं। पाकिस्तान में बुनियादी हक से महरूम आम नागरिक नापाक सरकार की कारगुजारियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विरोध केवल गिलगित बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही नहीं हुआ, बल्कि विरोध के स्वर क्वेटा से कराची तक और सिंध से रावलपिंडी तक और जर्मनी से लंदन तक उठे। खुद पाकिस्तान के नेताओं ने कहना शुरू किया है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए नासूर बन गया है।
गिलगित बलूचिस्तान पीओके के बाद अब पाकिस्तान के सिंध में भी आजादी की मांग सिर उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जर्मनी से लेकर लंदन तक पाकिस्तान विरोधी स्वर सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में क्वेटा से लेकर कराची तक राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है। लंबे अरसे से मुहाजिर यानी बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान गए उर्दू भाषी लोगों का गढ़ माने जाने वाले शहर कराची में इन दिनों पाकिस्तानी रेंजर्स का कहर टूट रहा है। मुहाजिरों के प्रभावशाली संगठनों में से एक MQM इन दिनों इनके निशाने पर है। पार्टी के 19 दफ्तरों को ढा दिया गया है, जबकि 219 को सील कर दिया गया है। सरकार द्वारा ये कदम पार्टी के संस्थापक अल्ताफ हुसैन के पाकिस्तान विरोधी बयान के बाद उठाया जा रहा है। लंदन से अल्ताफ हुसैन ने कहा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए कैंसर बन चुका है। इसके बाद अल्ताफ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। अल्ताफ 24 साल से निर्वासन में लंदन में रह रहे हैं। हालांकि बाद में अल्ताफ ने अपने बयान को मानसिक दबाव के कारण दिया गया बयान बताया। मामले को शांत करने के लिए अपने सारे अधिकार पार्टी के नेता फारूक सत्तार को सौंप दिया। अल्ताफ पहले भी 1992 में इस तरह का कदम उठा चुके हैं, लेकिन बाद में और मजबूती के साथ पार्टी पर काबिज हो गए। कराची में अल्ताफ मुहाजिरों की असरदार आवाज हैं। वे 1992 से लंदन में बैठकर कराची की बड़ी बड़ी रैलियों को फोन पर घंटों संबोधित करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के गठन के बाद भारत से गए पढ़े लिखे लोगों ने खूब तरक्की की, कारोबार, नौकरियों से लेकर सियासत तक में दबदबा बनाया, लेकिन 1970 के दशक के अंत तक उनका प्रभाव काफी कम हो गया। उनकी कीमत पर पंजाबी और सिंधियों का वर्चस्व बढ़ने लगा, तो अल्ताफ हुसैन ने मुहाजिरों की भावनाओं को दिशा देते हुए एक दल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का गठन किया। 3 साल के अंदर ही पार्टी सियासी तौर पर बड़ी ताकत बनकर उभरी। नेशनल असेंबली में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कराची में राजनीतिक दबदबा कायम हो गया। बढ़ते जनाधार के साथ पार्टी पर आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल होने के आरोप भी बढ़ने लगे, तो रेंजर्स ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शुक्रवार को आतंकवादियों का कहर एक बार फिर टूटा। मर्दान की जिला अदालत और पेशावर में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय की रिहाइश पर 2 आतंकवादी हमले हुए। दोनों हमलों में आतंकवादियों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश में बड़े उद्योगपतियों में से एक और जमाते इस्लामी के नेता मीर कासिम अली को फांसी दे दी गई। उन्हें 1971 के युद्ध अपराधों का दोषी पाया गया। युद्ध अपराधों के लिए दोषी पाए जाने के बाद फांसी पर चढ़ाए गए मीर कासिम अली बांग्लादेश के 6ठे बड़े नेता हैं। भय, भूख और भ्रष्टाचार का गढ़ अफगानिस्तान। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की ऐसी तस्वीर सामने आती है जो इस दर्द को और बढ़ा देती है। वजह यह है कि हजारों की तादाद में अफगानिस्तान में मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। जंग से सिसकते अफगानिस्तान में बच्चों की हालत बेहद खराब है। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। संयुक्त राष्ट्र की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख बच्चों के सामने खाद्य संकट है, जिसके चलते उन पर विभिन्न बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। यूएन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक खाने की किल्लत अफगान बच्चों की खामोश कातिल है। हर 1000 में 55 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं, और इन 55 बच्चों में 85% बच्चे अपना पहला जन्म भी नहीं देख पाते हैं। युद्ध और दूसरी अन्य वजहों से पलायन करने वाले बच्चों में खाद्य संकट ज्यादा संगीन होता है। खाने की कमी से जूझ रहे बच्चे निमोनिया जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिनका दूसरे मुल्कों में आसानी से इलाज संभव है। रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान में कुल 20,70,000 लोग खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान में लगभग 60% लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हैं, लेकिन ये संस्थाएं बच्चों की आवश्यकताओं और खाने की कमी को पूरा करने में बुरी तरह विफल हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सिर्फ 38 संस्थाएं ऐसी हैं जो खाद्यान्न से जुड़ी सेवा मुहैया कराते हैं। इस साल सेना और आतंकवादियों की झड़प में अब तक 388 बच्चे मारे जा चुके हैं। इस रिपोर्ट से अलग दूसरे आंकड़ों पर नजर डालें तो अफगानिस्तान में बने अस्पताल खुद ही बीमार हैं। हेलमंद प्रांत के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स की हालत बेहद खराब है। ऊपर से तालिबान की तानाशाही लोगों को इलाज कराने से रोकती है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स और नर्स की जान पर भी खतरा बना रहता है। यहाँ के बड़े इलाके पर तालिबानियों का कब्जा है और रोगियों को इनके इलाके से होकर गुजरना पड़ता है। डर के कारण अधिकतर लोग अस्पताल ही नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके चलते बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव का ब्रेन हेमरेज के चलते शुक्रवार को निधन हो गया।
इस्लाम करीमोव को उनके गृहनगर समरकंद में सुपुर्द खाक किया गया। करीमोव ने 27 साल तक उज्बेकिस्तान पर शासन किया। उज्बेकिस्तान को जहां नए राष्ट्रपति की तलाश है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल ट्रंप मैक्सिको सीमा पर दीवार ही खींच देने के लिए बेताब है। कहते हैं जीतने के लिए ट्रंप कार्ड चला जाता है, लेकिन अमेरिका में जब से राष्ट्रपति पद की लड़ाई चली है, डोनाल्ड ट्रंप जीत के लिए नए नए कार्ड चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों को लेकर अपनी आव्रजन नीति जारी की है। अपने विवादित बयानों से समाज में एक दीवार खड़ी कर देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए मैक्सिको अमेरिका की सरहद पर दीवार खड़ी करने के हिमायती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों के साथ कोई दया नहीं दिखाने का संकल्प लिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन लाखों प्रवासियों को कोई माफी नहीं दी जाएगी जो बिना दस्तावेजों के यहाँ रह रहे हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो के साथ हुई बैठक के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने अपनी बहुप्रतीक्षित आव्रजन नीति उजागर की। ट्रंप की आव्रजन नीति 10 बिंदुओं पर आधारित है। दक्षिणी सीमा पर एक मजबूत दीवार का निर्माण, आपराधिक विदेशियों को तत्काल निर्वासित करना, दस्तावेज रहित प्रवासियों के लिए कोई क्षमा नहीं, देश में प्रवेश करने की इच्छा रखने वालों के लिए वैचारिक प्रमाण पत्रों के साथ कड़ी जांच और योग्यता के आधार पर वैध प्रवेश इस नीति के अहम हिस्से हैं। To begin a comprehensive review of these cases in order to develop a list of regions and countries from which immigration must be suspended until proven and effective vetting mechanisms can be put in place. I call it extreme vetting. ट्रंप की आव्रजन नीति हिलरी क्लिंटन की नीति से बिल्कुल उलट है। हिलेरी की नीति करुणा की भावना पर आधारित है और ये करीब 1 करोड़ 10 लाख अवैध आव्रजकों को वहां रखने का रास्ता मुहैया कराती है। Getting countries working together was my job every day as your Secretary of State. It's more than a photo op. It takes consistency and reliability. ट्रंप का मानना है कि मैक्सिको से बड़ी संख्या में मादक पदार्थों के तस्कर, बलात्कारी और अपराधी अमेरिका आते हैं। लिहाजा उन्हें रोकने के लिए मैक्सिको और अमेरिका की 2000 मील लंबी सीमा पर दीवार का निर्माण कराना चाहिए। इसके निर्माण पर $12 अरब खर्च होने का अनुमान है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। Maybe for the first time in the history of electoral campaigns in the United States, Mexico is part of the debate. There have been positions which frankly represent a threat, a risk for Mexico. ताजा सर्वेक्षण में हिलेरी की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की जा रही है। उन्हें 41 जबकि ट्रंप को 39% मत मिल रहे हैं। ट्रंप पर हिलेरी की औसत बढ़त 4.6% बताई जा रही है। 2 दिन पहले ये 6.1 और 1 महीने पहले 10% थी। लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को महाभियोग लगाकर उनके पद से हटा दिया गया। आम बजट में अवैध रूप से गड़बड़ी के आरोपों में घिरे डिल्मा के खिलाफ सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। 81 सीनेटरों ने उनके हटाने के पक्ष में वोट किया, जबकि डिल्मा के पक्ष में 61 वोट पड़े। डिल्मा रूसेफ के हटने के साथ ही ब्राजील में 13 साल लंबे वामपंथी शासन का अंत हो गया। सीनेट में लगी स्क्रीन पर जैसे ही वोटिंग का फैसला आया, रूसेफ के विरोधी जश्न में डूब गए। राष्ट्रगान गाकर और ब्राजील का झंडा लहराकर खुशी जाहिर की, तो वहीं समर्थकों में मायूसी छा गई। पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ के खिलाफ चलाए जा रहे महाभियोग में सीनेट ने उनके खिलाफ मतदान किया। इसी के साथ उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। रूसेफ को 81 में से 61 सांसदों ने राष्ट्रीय बजट में घोटाला करने का दोषी बताया। इसी के साथ ब्राजील में डिल्मा रूसेफ की 13 साल की वाम सरकार खत्म हो गई। उपराष्ट्रपति और रूसेफ के कट्टर विरोधी माने जाने वाले मिशेल टेमर ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो 2018 तक इस पद पर रहेंगे। टेमर एक समय सरकार के अहम गठबंधन भागीदार थे। अब उन पर संसदीय तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि तख्ता पलट अंत नहीं है। हम वापस आएंगे। हम सिर्फ अपनी बेगुनाही को साबित करने आएंगे। ब्राजील के लोग स्वतंत्र हैं और हम अपनी ये यात्रा जारी रखेंगे।
यूसुफ पर बजट की कमियों की भरपाई के लिए 2014 में अवैध राजकीय कर्ज लेने का आरोप है। माना जा रहा है कि यूसुफ के इस कदम के चलते तात्कालिक रूप से समस्याएं तो छिप गईं, लेकिन बाद में आर्थिक अव्यवस्था पैदा हो गई। साथ ही उनके शासन में ब्राजील अब तक की सबसे गंभीर मंदी के दौर में पहुंच गया। 68 वर्षीय यूसुफ के पिता बुल्गारियाई प्रवासी थे। यूसुफ 1964 में सैन्य तानाशाह के खिलाफ वाम दलों के आंदोलन से जुड़ी। इसी दौरान 3 साल तक वो जेल में भी रही। आखिरकार 1985 में लोकतंत्र की बहाली हुई। यूसुफ लेफ्ट की वर्कर्स पार्टी से जुड़ी रही। 2009 में ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2014 में दोबारा राष्ट्रपति चुनी गई, जब उन पर वित्तीय कानूनों को तोड़ने का आरोप लगा। वेनेजुएला में गुरुवार को जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने वेनेजुएला में पैदा हो रहे भुखमरी की स्थिति और आर्थिक उथल पुथल के लिए मादुरो सरकार को जिम्मेदार ठहराया और चुनाव आयोग पर जनमत संग्रह में देरी करने का भी आरोप लगाया। वेनेजुएला में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, तो वहीं अफ्रीकी देश गबोन में भी राष्ट्रपति जनता के निशाने पर हैं। अफ्रीकी देश गबोन में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा भड़क उठी। विपक्षी दलों ने चुनाव में व्यापक धांधली का आरोप लगाया और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय असेंबली को आग के हवाले कर दिया। हिंसक प्रदर्शन में कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गबोन की राजधानी लिब्रेविल में राष्ट्रीय असेंबली को आग के हवाले करते प्रदर्शनकारी। इन प्रदर्शनकारियों पर डंडे और गोली बरसाती पुलिस। 3 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। लेकिन गुस्सा है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग अब भी सड़कों पर डटे हुए सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। नाराज प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में राष्ट्रपति अली बोंगो के दोबारा चुने जाने के ऐलान के साथ ही विपक्ष सड़कों पर निकल आया। माना जा रहा है कि इन चुनावों में 98 से 99% मतदान हुआ। तकरीबन 100% मतदान ही धांधली का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। गबोन में मतदान जरूरी है, लेकिन अनिवार्य नहीं। ऑस्ट्रेलिया, जहां मतदान अनिवार्य है और ऑनलाइन और डाक से मतदान की सुविधा मौजूद है, वहां भी अधिकतम मतदान प्रतिशत 90 से 95 के बीच ही होता है। इस बीच अली के प्रतिद्वंद्वी जिनपिंग ने आरोप लगाया है कि चुनाव नतीजों के ऐलान होते ही राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे एक हेलीकॉप्टर ने उनकी पार्टी के दफ्तर पर बम बरसाए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार गुरुवार की रात सुरक्षा बलों ने दफ्तर को घेर लिया, कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया। अली बोंगो को 49.8%, जबकि जिनपिंग को 48.2% वोट मिले। अली 2009 में सत्ता में आए थे। 2009 का चुनाव भी हिंसा से अछूता नहीं था। उन्होंने अपने पिता उमर बोंगो की जगह ली थी। उमर ने 1967 में राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली और अफ्रीका में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले नेता रहे। पिंग उनके बेहद करीबी माने जाते थे और लंबे समय तक कई मंत्रालयों में उनके साथ काम किया। गबोन पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद देश पर 3 राष्ट्रपतियों द्वारा शासन किया गया है। प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और विदेशी निजी निवेश की वजह से कम आबादी वाला उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र का ये सबसे समृद्ध और उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मारियानो राखो सरकार बनाने के लिए दूसरी बार बहुमत जुटाने में असफल रहे। इस राजनीतिक गतिरोध के चलते देश में एक बार फिर से आम चुनाव की आशंका बढ़ गई है। एक साल में कम से कम ये तीसरी बार होगा जब स्पेन को चुनाव का सामना करना पड़ेगा। पिछले साल दिसंबर में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण इस साल जून में चुनाव हुआ था, लेकिन फिर भी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। शुक्रवार को बहुमत परीक्षण में सोशलिस्ट समेत विपक्षी दलों ने राखोय का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। अनोखी विश्व संस्कृति में आज आपको रूबरू कराते हैं अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड की अनोखी रीति से। 1968 में ब्रिटेन के कब्जे से आजाद होने के बाद से यहां पूर्ण राजतंत्र है। स्वाजीलैंड में राजा कई शादियां कर सकता है और राजा की शादी का अंदाज भी निराला होता है। इसके लिए एक भव्य समारोह होता है और जिसे उमलांगा सेरेमनी कहते हैं।
समारोह में हजारों कुंवारी लड़कियां राजमहल पहुंचकर नृत्य करती हैं और राजा इनमें से किसी एक को अपनी रानी चुन सकता है। समारोह का एक मकसद कौमार्य संरक्षण की परंपरा को भी बढ़ावा देना होता है। मोतियों जड़ी स्कर्ट, पैरों में पायल, कलाइयों में पारंपरिक कंगन, आभूषणों से सजा चेहरा और हाथों में बेंत थामे हजारों युवतियां अलग अलग समूह में स्वाजीलैंड के राजमहल पहुंच रही हैं। यहाँ उमलांगा महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उमलांगा हर साल आखिरी अगस्त और सितंबर के शुरुआती दिनों में मनाया जाने वाला उत्सव है। इस महोत्सव में लड़कियां देश के राजा और रानी के समक्ष पारंपरिक नृत्य पेश करती हैं। राजकुमारी अपने बालों में लाल रंग के पंख लगाए खुद इन लड़कियों की अगुवाई करते हुए राजमहल के कार्यक्रम स्थल तक ले जाती हैं, जहां वे रंग बिरंगे परिधानों में नृत्य पेश करती हैं। स्वाजीलैंड दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक संप्रभु देश है। स्वाजीलैंड अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में शामिल है। छोटे आकार के बावजूद इस देश की जलवायु और स्थलाकृति विविध है। कहीं शीतल पठार तो कहीं उष्ण और शुष्क मैदान है। मातृभाषा स्वाजी है। स्वाजीलैंड 1968 में ब्रितानी साम्राज्य से आजाद हुआ। स्वाजीलैंड एक पूर्ण राजतंत्र है जिसके वर्तमान शासक राजा स्वाति तृतीय हैं। स्वाजीलैंड अपनी संस्कृति के लिए मशहूर है। उमलांगा और इंक्वाला राजकीय संस्कार राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण समारोह हैं। इंक्वाला स्वाजीलैंड की सबसे पवित्र रिवाजों में से एक परंपरा है जिसमें राजा खुद अहम भूमिका निभाता है। ये आमतौर से दिसंबर और जनवरी में मनाया जाता है। उत्सव की तिथि चंद्रमा और सूर्य की कलाओं के मेल के आधार पर तय की जाती है। वो अल्बानिया मैसेडोनिया से आई और भारत में बस गई। संभाव से दुखी लोगों की सेवा करती थी। पीड़ित, शोषित, वंचित, असहाय, तिरस्कृत, निर्धन, निर्बल, निरुपाय, इनकी सेवा करना उनका धर्म था। ममतामयी रूप में लोग उन्हें मदर टेरेसा कहते थे। मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें धन्य कहा गया और अब चमत्कारिक अलौकिक स्वरूप में उन्हें संत माना गया। वो गरीबों की मसीहा थी, अनाथों की मां थी, कुष्ठ रोगियों के लिए स्नेहमयी स्पर्श थी, जरूरतमंदों के लिए ममता की प्रतिमूर्ति थी, बेचारों के लिए अंतिम चारा थी, बेसहारों के लिए सहारा थी। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें मदर का दर्जा दिया। वैज्ञानिक युग में भी कैथोलिक परंपरा और विश्वास के चलते पहला चमत्कार सामने आने पर साल 2003 में धन्य मानी गई और पोप फ्रांसिस द्वारा दूसरे चमत्कार की पुष्टि के बाद अब उन्हें संत की उपाधि से नवाजा गया। कभी कोलकाता शहर की गंदी बस्तियों में काम करने वाली अब ईसाई परंपरा की वास्तविक संत बन चुकी हैं। कोसोवर अल्बानिया में 1910 में जन्मी टेरेसा ने पूरी दुनिया में सेवा और परमार्थ कर अपनी खास पहचान बनाई। वह एक मिशनरी शिक्षक के तौर पर आयरलैंड के लोरेटो ऑर्डर के साथ कोलकाता पहुंची और इसे अपनी कर्म भूमि बनाया और मानवता की सेवा के केंद्र के तौर पर विकसित किया। करीब 4 दशक तक मदर टेरेसा ने कोलकाता में निर्धन, बेसहारा और अनाथों की सेवा की। उन्होंने भारत को अपनाया और भारत ने भी दिल से उन्हें अपनाया। जरूरतमंदों की मदद के मकसद से 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसकी शाखाएं अब 133 देशों में काम करती हैं और इससे करीब 5000 सदस्य जुड़े हुए हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा को संत की उपाधि उनकी 19वीं पुण्यतिथि की पूर्ण संध्या पर दी गई। मदर टेरेसा ने अपने जीवन के 68 साल निर्धनतम लोगों की सेवा में लगाया, बेसहारों को संबल देने में लगाया और दुख से रोते लोगों के आंसू पोंछने में लगाया। महान सेवा कार्यों और योगदान को देखते हुए भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया और निधन पर तिरंगा लिपटा राजकीय सम्मान से उनकी आखिरी विदाई भी की गई। 1997 में 5 सितंबर को कोलकाता में उनका निधन हुआ, लेकिन सेवा की प्रतिमूर्ति बन चुका उनका व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए
प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। मदर टेरेसा का कहना था कि हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम कार्यों से प्रेम कर सकते हैं। तो खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और आइए चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं चीन में एयर शो की कुछ रोचक झलकियों के साथ। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।